अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज से इद्दत केस की मरकज़ी अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है और जज अफजल मजोका इस केस की समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर फैसले के मुताबिक सज़ा मौतली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और आज से केस के मेरिट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। जज अफजल मजोका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से जब समाअत शुरू हुई तो ये दरियाफ्त किया कि जनाब आपके ऊपर वाले केस का क्या बना। वकील जाहिद बशीर डार ने इसका जवाब दिया कि आप अगर सज़ा मौतली के ख़िलाफ़ अपील का पूछ रहे हैं तो हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है, आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं करेंगे। मैं आपको ना इसके पीछे एक जो घनौना खेल था उसकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ये कहते कि जनाब हम आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में जा रहे हैं तो यकीनन जज साहब ने इस केस को सुनने से इनकार कर देना था और मज़ीद वक्त लगता और फिर ये कह दिया जाता सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जितनी आप अपीलें कर सकते हैं आप पहले कर लें, फिर हम इमरान खान का केस जो वो सुनेंगे। और इस तरह उन तमाम लोगों को जो उनका मकसद था उसमें वो कामयाब हो जाते कि केस को डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करके इमरान खान को मज़ीद जेल के अंदर रखा जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एक इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला किया और ये कहा कि जनाब हमें आप पर यकीन है और आप जो भी फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा। देखना व्यूअर्स ये होगा कि अफजल मजोका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और बुशरा बीबी को क्या इंसाफ देते हैं या नहीं देते हैं। फिर सीनियर वकील सलमान अकरम राजा इसी केस के अंदर पेश हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर दलाइल का आगाज़ कर दिया है। सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि मैं आज जुज़वी दलाइल दूंगा, बाकी कल के लिए केस रख लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस उसकी समाअत जारी थी और सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर ऑर्डर जब हमने पढ़ा तो पता चला कि इस केस के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स फैसले में तहरीर नहीं किए गए। बदनीयती और फ्रॉड में जो चीज़ मुश्तरका है वो इरादा होता है। अगर फ्रॉड हुआ था तो उसी वक्त अदालत जाते और कहते कि मैंने रुजू करना था। ये खबर मानिका के लिए जो सलमान अकरम राजा है उस हवाले से ये दलील अदालत के सामने रख रहे थे। एक दिन निकाह होता है, दूसरे दिन खबर मानिका को पता चल गया लेकिन वो खामोश रहे और सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन के बाद अपने फैसले से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुफ्ती सईद ने भी कहा कि औरत की बात हतमी है लेकिन अदालत में गलत बयानी से काम लिया गया। 90 दिन का दुरानिया इद्दत नहीं, रुजू का वक्त है। 90 रोज़ को औरत के लिए तलवार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के यही फैसले थे। मैं खुद 90 की दहाई में इन फैसलों में बैठता था, मेरा LLM का थीसिस भी यही था। सलमान अकरम राजा ने ये दलाइल अदालत के सामने रखे। मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। खबर मानिका ने लतीफ़ के बयान पर इन्हिसार किया और ख़ुद भी वीडियो बयान पर गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी यही साबित होता है कि इद्दत पूरी थी या नहीं, घड़ी गई कहानी थी जिससे इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया गया। यकीनन जज पर कोई प्रेशर था कि फ़ैसला सुनाने के दिन हाई कोर्ट को लिख दिया गया। इसके बाद सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। व्यूअर्स, बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने भी कल तक ये जो केस है इसे मुलतवी करने की दरख्वास्त की और वो हाई कोर्ट में कुछ केसेस में मसरूफ़ थे, इसलिए अब ये समाअत कल होने जा रही है। लेकिन इद्दत केस क्या ख़त्म हो गया? मैं आपको ना कुछ दलाइल और जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता रहा ये बहुत ही अहम नुक्ता है और इस केस के अंदर अब एक नया मोड़ हमें नज़र आ रहा है। कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की अदालत में मौजूद थे। उनकी अदालत में एक इद्दत में निकाह का केस था तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर इद्दत में निकाह साबित भी हो जाए तो ये इर्रेगुलर मैरिज होगी, इसमें क्रिमिनलिटी कहाँ से आ गई और इमरान खान पर क्रिमिनल केस बनाया गया। अब इस दलील को यकीनन अगर बड़ी अदालत में इमरान खान को यहाँ पर सज़ा हो भी गई तो ये इर्रेगुलर मैरिज का केस है, इसमें क्रिमिनल फैक्टर जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को सज़ा सुनाई गई शायद इस पर अमल दरामद नहीं हो। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब ये केस लगेगा, अगर अफजल मजोका किसी के दबाव में आकर फ़ैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दे भी देते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस ख़त्म हो जाएगा और इसकी सज़ा डिफरेंट है। इर्रेगुलर मैरिज और क्रिमिनल जिस तरह से इसका रुख दिया गया, इस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्यूअर्स, मैं आपको खान साहब के हवाले से ये खबर भी दे दूँ कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं जी ताहिर अब्बास सप्रा साहब,
उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ CTD और गोलरा थाने में दर्ज मुकदमात की समाअत की। जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का ये केस है जिसमें जज ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान और परवेज इलाही समेत 176 मुलजमान का चालान आ गया है। जो गैर हाजिर हैं उनके वारंट जारी हम कर रहे हैं और अगर आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी ना बनाई गई तो जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। अदालत ने अडयाला जेल इंतजामिया से इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। लेकिन व्यूअर्स, क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो सकेंगे? क्या इमरान खान को अदालत में पेश किया जा सकेगा? ऐसा पिछले 1 साल में नहीं हो सका क्योंकि लाहौर की अदालतें भी बार बार कहती रही कि खान साहब को पेश किया जाए, लेकिन अडयाला जेल इंतजामिया हर बार सिक्योरिटी सूरत हाल की कोई ना कोई दलील देकर इसको टालती रही। यूं लाहौर के कई केसेस बगैर इमरान खान के पेश हुए ख़त्म हो गए और इमरान खान को वीडियो लिंक पर भी पेश नहीं किया गया। अब भी यही होना है, इमरान खान को किसी सूरत अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा और ना ही इस किस्म की कोई इजाज़त जो है वो दी जाएगी। व्यूअर्स, आपको आज का जो सबसे अहम केस था ये पंजाब की हुकूमत है और इसका तख्ता उलटने का वक्त हो गया है। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे आजमा रहा है और अब नई तारीख सामने आ गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं जी जस्टिस अनवार हुसैन, उन्होंने हल्का PP15 से मरियम नवाज के मुखालिफ उम्मीदवार महर शराफत की अपील पर समाअत की है। महर शराफत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि लाहौर के हल्का PP159 से मरियम नवाज की जीत का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया, इसे मुअत्तल किया जाए। जस्टिस अनवार हुसैन ने कुछ अहम सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से जी अब पूछ लिए हैं। PP159 में कुल कितने पोलिंग स्टेशंस थे? ये बहुत ही अहम नुक्ता है, याद रखिएगा। और इस हल्के में पोलिंग स्टेशंस की तादाद 102 है जो जवाब आया। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होंगे, ये भी सवाल पूछा गया। दीगर हल्के और इसके उम्मीदवारों के फॉर्म जो उनके पास मौजूद हैं उन पर भी ये दस्तखत मौजूद होंगे। और फिर फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया गया? हदायत के बाद जी इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज के हल्के का रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया और वकील इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से अब मोहलत तलब कर ली है और ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा को मंजूर करते हुए ये केस भी इसकी जो समाअत है वो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अब मैं आपको अगली खबर भी ये दे दूँ कि अलीम खान के हल्के को भी यही सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त नज़र आ रही है और वहाँ जो दरख्वास्त गुजार हैं जी अली एजाज बुटर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी है और अदालत ने समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। असल मसला ये जी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं कि फॉर्म 45 क्यों अपलोड नहीं किया गया। एक बार अपलोड किए लेकिन उनमें छेड़छाड़ वाज़े तौर पर देखी गई, उसके बाद उसे हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं कि फॉर्म 45 क्यों हटाए गए। और इससे मिलती जुलती एक दरख्वास्त और भी है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब के पास। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की है और PTI ने यह दरख्वास्त दायर कर रखी है और चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम सवाल किए और ये कहा कि क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में अब भी दर्ज है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि जनाब बिल्कुल दर्ज है। चीफ जस्टिस ने फिर ये कहा कि एक शख्स आज़ाद इलेक्शन लड़ता है लेकिन कहता है कि उस सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ हो सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दिया कि जनाब मैं बताता हूँ कि हुआ असल में क्या था। चीफ जस्टिस ने फिर आगे से कहा कि जो हुआ इसको छोड़ दें, अदालती सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी वगैरह भी है ना। ये सवाल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवा कर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए और आपने हाँ ना नहीं की, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करवा कर आपके पास ये तमाम जो नताइज हैं जमा करवा दिए। उन्होंने गलत इलेक्शन कराया होगा लेकिन करवा कर भेज कर आपके पास अपना जो तकाजा था, जो प्री रेक्विजिट है, इसे पूरा किया। ये सवालात आपके सामने रख दिए हैं, आइंदा समाअत पर आप इसका जवाब दें। अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लेकिन याद रखिएगा व्यूअर्स, अब ये जो मामला है ना कि इलेक्शन करवाए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कहता है कि जनाब इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, आपको बारहा मौका मिला, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आपके पास 1 बरस था, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। लेकिन अब ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से रख दिया गया। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन को ना हर तरफ से अब जूते पड़ रहे हैं।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में उसके कंडक्ट पर सवाल उठा रहा है, ऐसे सवाल जिन पर आर्टिकल 6 बनता है। करोड़ों लोगों का वोट का हक छीना गया। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से वन साइडेड फैसले कर रहे हैं ना जी, ये वाजे है। और जिस तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर भी उसका मौकिफ है वो भी कौम के सामने है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला आता है तो हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि उनकी सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियाँ हुई। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो तैयार करना चाहिए। और फिर इस रेफरेंस के बाद जब भी हुकूमत इनकी आए, आपने सिकंदर सुल्तान को जाने नहीं देना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को उनके हक से महरूम किया। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के बाद अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। और धांधली ज़दा इंतखाबात किसी सूरत भी कबूल नहीं होंगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी, फिर जमात इस्लामी आई, फजल रहमान आए, और फिर अब उनके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी पूरे मुल्क में दोबारा से इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया है। व्यूअर्स कुछ खबरें मैं और भी शामिल कर देता हूं, क्योंकि अब एक तो खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में रखा गया, और इस पर आलमी इदारे जहां पर आवाज़ उठा रहे हैं वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब करने ये जा रही है कि एहतजाज और साथ साथ अदालतों में ये जंग लड़ी जाएगी। लेकिन ये जो यूएन की वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो तकाजा मुतालबा इसे कहें जो किया गया, अब इसके नताइज हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 3 से 5 जमातें ऐसी हैं जो इलेक्शन के हवाले से, धांधली ज़दा होने के हवाले से इनकी शफाफियत पर सवाल उठा रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि इंक्वायरी हो। और दूसरी तरफ जो अदालतों के अंदर फॉर्म 45 और 47 की हुकूमत जिस तरह से चैलेंज की गई, ट्रिब्यूनल्स तकाजा कर रहे हैं कि सवालों का जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अब चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुका है, और ये कुछ हफ्तों की बात कहें, कुछ महीनों की बात कहें, जब तक एक आधा फैसला नहीं आता इनकी हुकूमत चलती रहेगी। जिस दिन एक आधा फैसला आ गया, ये जो रेत की दीवार खड़ी की है, ये रेत की दीवार गिरेगी भी और इनकी हुकूमत बहुत जल्दी ख़त्म भी होगी। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत अब मैदान में आ गया, और उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से क्या कहा। वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी पुलिस को देखकर ऐसे भागे जैसे हथनी भाग रही हो। फवाद चौधरी किसी को मशवरे ना दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं, वो पुलिस को देखकर ऐसे भागे जैसे हथनी भाग रही थी। और उन्होंने एक बात और भी कही कि फवाद चौधरी के इस भागने के अमल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। बिल्कुल ठीक बात है जी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फवाद चौधरी साहब भाग रहे थे तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान के वो टेलीविज़न चैनल जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, उन्होंने बार बार उसका रीप्ले अपने न्यूज़ पैकेजेस में चलाया कि देखो ये भाग रहे हैं। और फिर एक बयानिया भी बनाया गया कि ये तो लोग भागने वालों में से, खड़े होने वालों में से नहीं है। और यही बात आज शेर अफजल मरवत ने कही है। और फवाद चौधरी साहब जैसी भी सियासत कर रहे थे, लेकिन भागना शायद उन्हें अब बहुत महंगा पड़ेगा। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ये जो उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा था, इससे एक तो मुस्तरद कर दिया है और उन पर एतमाद का इजहार किया, और उनके इस फैसले को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया गया है। एक बयान आया था जी, असद कैसर साहब ने इसका जवाब दिया और अली ज़फ़र साहब के हवाले से, और बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत बाकी रहनुमाओं का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, ये असद कैसर साहब का ये कहना है। असद कैसर ने यह भी कहा कि इमरान खान का वाज़ेह पैगाम था कि बतौर पार्टी हमारा मौक़िफ़ अलग है और हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। पीटीआई बानी ने कहा कि अचकज़ई इत्तेहादी हैं, वो कोई बात करते हैं तो हमें इतराज़ नहीं होगा, और अगर कोई तजावीज़ सामने लाते हैं तो हम इनको गौर से सुनेंगे, क्योंकि वो लोग हमारा मैंडेट चुराकर हुक्मरानी कर रहे हैं। इसलिए पीटीआई का हुकूमत से डायरेक्ट बात करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केसेस में कोई जान नहीं, ये केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह में ख़त्म हो जाएंगे। अदालत में मखसूस नशिस्तों के मामले पर JUI के मौक़िफ़ और PTI से इत्तेहाद के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, और फ़िलहाल JUI के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ, अलबत्ता राब्ते हुए हैं और दूरियों में कमी वाक़या हुई। ये बात बिल्कुल ठीक है जी, दूरियाँ तो खैर कम हुई हैं, और किस हद तक कम हुई कि फजल रहमान साहब ने आकर ये कहना शुरू कर दिया
कि आप में यकसुई नहीं है, पहले यकसुई पैदा करें और आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर इत्तेहाद हो सकता है और एहतजाज की हद तक ये एहतजाज जो है बहुत ही अहम होगा। मैं आपको ना आखिर में एक खबर ये भी दे दूँ कि वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ साहब ने खैर वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान कहते हुए मुझे तो खैर शर्म भी आती है। अब हुआ ये व्यूअर्स के IMF मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है और बजट में टैक्स उनके दबाव पर लगाया गया। अब अगर कोई चीज़ ख़तरा है तो यार आप उनके साथ क्यों बैठते हैं? आप माजी के अंदर हमें जो लोग कहते थे कि जी 4 रोटियां छोड़ें 2 रोटियां खा लें, और पंजाब में अगर आप पैसा लगाएंगे, हो ये रहा इस मुल्क के अंदर कर्जा आप लेकर आते हैं, आपकी हुकूमत बन गई, अब आपने उस कर्जे को अपने MNAs और MPs में तकसीम करना है कि वो अपने इलाकों में काम करें, और फिर इसके अंदर से एक बहुत बड़ा जो चंक है वो रिश्वत की नज़र हो जाता है और पाकिस्तान के ऊपर ये कर्जा उतारने का कोई प्लान नहीं है। अब कोई ऐसा कानून ज़रूर आना चाहिए कि जो हुकूमत जितना कर्जा ले वो प्लेज करे कि वो कर्जा उतार कर जाएगी, और अगर वो कर्जा नहीं उतरता तो फिर इनकी जेबों से इनकी जदादें बेचकर पाकिस्तान का कर्जा जो है वो अदा करना चाहिए। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।